नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गद्य शिक्षण पढ़ रहे थे और गद्य शिक्षण में शिक्षण विधियां जो हैं गद्य शिक्षण की वो पढ़ेंगे अपन। तो गद्य शिक्षण की शिक्षण विधियों में एक विधि अपन ने पढ़ ली थी, उद्बोधन विधि। और आज अपन प्रवचन विधि या कथन विधि और अन्य जितनी भी विधियाँ हैं गद्य शिक्षण की, वो सभी विधियाँ आज के वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पहले जो वीडियोस हैं संस्कृत टीचिंग मेथड्स के, वो अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको संस्कृत पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ सारे वीडियोस जो हैं वो मिलेंगे, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। चैनल दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अपना। और पहला जो अपना टॉपिक है वो है प्रवचन विधि, या जिसको कथन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में अध्यापक विभिन्न प्रविधियों के द्वारा काठिन्य निवारण करता है। यानी प्रवचन या कथन विधि जो है इसमें बहुत सारी विधियां काम में लेते हैं शिक्षक। प्रवचन विधि जो है उसकी कई विधियां हैं, उप विधियां जिसको अपन बोल सकते हैं। तो पहली उप विधि है इसकी अनुवाद विधि। तो अनुवाद विधि जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है दोस्तों। और अनुवाद विधि में क्या होता है, अध्यापक संस्कृत पदों का सरल भाषा में अनुवाद करता है, लेकिन इसे छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा उन्हें व्याकरणात्मक ज्ञान नहीं मिल पाता। अनुवाद विधि में क्या है, शिक्षक जो है पढ़ाता है और पीछे पीछे अनुवाद करता हुआ चलता है। जैसे संस्कृत में पढ़ा दिया और उसके बाद उसी वाक्य का जो पढ़ाया है उसका हिंदी में अनुवाद करके बच्चों को समझा दिया। लेकिन इसमें बच्चे जो वो बिल्कुल निष्क्रिय श्रोता की भांति सुनते रहते हैं, शिक्षक को देखते रहते हैं, बाकी वो कोई कार्य नहीं करते। इससे नीरसता भी आ जाती है शिक्षण में और बच्चे सक्रिय नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से उनको भली भांति जो है नॉलेज भी प्राप्त नहीं हो पाता है और व्याकरण का ज्ञान इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो अनुवाद विधि अगर पूछें तो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी। इसके बाद है कोश विधि। कोश विधि जो है वो उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। पाठ में आए पदों के कोश का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन यह विधि उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। जैसे अपने शब्दकोश होता है, ठीक है, जैसे पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं, कठिन पद आए हैं, उनका शब्दकोश के माध्यम से या कोश के माध्यम से ज्ञान करवाया जाता है। लेकिन ये विधि भी किसके लिए उपयोगी है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। निम्न कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए विधि उपयोगी नहीं है। इसके बाद बात करें तो आती है विधि अपनी टीका विधि। और इस विधि में अध्यापक प्राचीन टीकाओं तथा भाष्यों का प्रयोग कर काठिन्य निवारण करता है। प्राचीन टीकाओं का मतलब क्या होता है, प्राचीन टीका यानी प्राचीन व्याख्याएं, जो उस ग्रंथ की प्राचीन पहले जो व्याख्या की गई थी उस व्याख्या का प्रयोग करके। और भाष्य का क्या अर्थ है दोस्तों, यानी कि उन ग्रंथों को अपन भाष्य कहते हैं जिनके द्वारा किसी विषय वस्तु की व्याख्या की जाती है। तो ऐसा ग्रंथ जिसके माध्यम से व्याख्या की जाए या टीका की जाए, उन ग्रंथों को अपन भाष्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी टीका विधि है जिसमें प्राचीन टीकाओं तथा भाष्यों का प्रयोग कर काठिन्य निवारण जो वो किया जाता है। और यह विधि भी जो है उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु ही उपयोगी है, क्योंकि निम्न कक्षाओं में अगर अपन प्राचीन टीकाओं का और भाष्यों का उपयोग करेंगे तो वो बच्चों के समझ में नहीं आ पाएंगी, इसलिए उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। नेक्स्ट अपनी जो विधि है वो है परिभाषा विधि। पाठ में आए परिभाषिक शब्दों को उदाहरण सहित समझाया जाता है, इसमें यह भी उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी है। तो आपकी जो प्रवचन विधि या कथन विधि है उसमें अनुवाद विधि जो है, प्रवचन विधि और या फिर आपकी कथन विधि की जो अनुवाद विधि है वही केवल आपकी प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। बाकी आपकी चाहे कोश विधि हो, टीका विधि हो, चाहे परिभाषा विधि हो, सारी की सारी उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए ही उपयोगी हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अपनी तीसरी विधि है गद्य शिक्षण की, वो है स्पष्टीकरण विधि। इस विधि में अध्यापक अनेक उपविधियों का सहारा लेकर पाठ में आए शब्दों को स्पष्ट करता है। पहली विधि है व्युत्पत्ति के द्वारा, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा पद, क्रियापद आदि अलग अलग व्युत्पत्ति करके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। ये विधि भी उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी है। जैसे कोई भी, जैसे उपहार, उपहार जो है ये जो शब्द है इसमें बता सकते हैं अपन उप और हार, ठीक है, उपसर्ग और हार यहाँ पे जो है
एक शब्द है, तो उप के साथ हार जो लगा तो उपहार बना। इस प्रकार से यानी कि संधि समास वगैरह का, जैसे विद्या, विद्या प्लस आले, विद्यालय, विद्या का आले, ठीक है, संधि समास प्रत्यय आदि का प्रयोग करके अपन जो है उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई उसके द्वारा भी स्पष्टीकरण बच्चों को दे सकते हैं। इसी प्रकार वाक्य प्रयोग के द्वारा, जैसे पाठ में आए कठिन शब्द पदों की किसी दूसरे सरल वाक्यों में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे पाठ में कोई शब्द आ गया और उसका जो वाक्य प्रयोग है वो अपने समझ नहीं आया कि ये वाक्य, इस शब्द का इस वाक्य के संबंध में क्या अर्थ है, लेकिन उसी शब्द को अपन दूसरे सरल वाक्य में जोड़ के अगर बच्चे को बताएंगे तो वह आसानी से उस शब्द का जो है वो अर्थ समझ जाएगा। तो वाक्य प्रयोग के द्वारा भी अपन शब्द का अर्थ बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट है तुलना के द्वारा। यहाँ समानार्थक व विलोम शब्द आदि के द्वारा तुलना की जाती है। यानी कि जैसे एक शब्द आ गया अक्षी, अक्षी का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है, आँख होता है। अब अक्षी जो शब्द है उसका अर्थ होता है आँख, लेकिन अपन आँख शब्द है, जैसे मान लीजिए अक्षी शब्द आया है वाक्य में और आँख शब्द नहीं आया तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अक्षी का अर्थ क्या है। तो अक्षी का अर्थ अपन सीधा भी बता सकते हैं तुलना करके, या अक्षी का जो पर्यायवाची शब्द वो क्या है, आँख है, तो वो भी अपन नयन है, नेत्र है, ये बता करके अपन उस शब्द का अर्थ बता सकते हैं और काठिन्य निवारण कर सकते हैं। काठिन्य निवारण का मतलब क्या है, पाठ पढ़ाते समय जो पाठ के बीच में जो कठिन शब्द आ जाते हैं उनका सामान्य बना करके, यानी कि उनका अर्थ समझाना ही, उनका अर्थ बता देना ही काठिन्य निवारण होता है, ठीक है दोस्तों। फिर एक उदाहरण अंतः कथाओं या प्रसंगों के माध्यम से भी काठिन्य निवारण किया जा सकता है। सरल सरल उदाहरण दे करके, वाक्य प्रयोग कर करके, अंतः कथाओं यानी कि बीच में शब्द अगर कठिन आ जाए तो उससे संबंधित कोई कथा कह करके, प्रसंग बना करके कि मैं वहाँ गया था और इस प्रकार से ऐसी बात हुई, तब उस व्यक्ति ने ये शब्द बोला तो उसका ये अर्थ था। तो इस प्रकार से जो है बच्चों को कथाएं सुना करके भी काठिन्य निवारण किया जा सकता है, जिससे उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता है पढ़ने में और एक बार के लिए कथा में उनका मन लगता है, जिसकी वजह से अगर बाहर वो भटक भी रहे थे उनका मन, तो वापस उनका मन जो वो क्लास में लगने लगता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपनी विधि है प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि या सुकराती विधि, जिसको डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं। और इस पद्धति में शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि पाठ को आगे बढ़ाना। क्या होता है इस विधि में, विभिन्न प्रश्नों का, इसमें शिक्षक जो बच्चों से विभिन्न प्रश्न करता है और पाठ को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे, सुकरात माने जाते हैं, अतः इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम क्या है, सुकराती विधि। और पूछ ले प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसके प्रवर्तक किसको माना जाता है, सुकरात को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपके गद्य शिक्षण की विधियाँ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन गद्य शिक्षण की पाठ योजना को देख लेंगे, उसके बाद पद्य शिक्षण को शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और गद्य शिक्षण को लेकर के अपनी जो विचार हैं वो कहीं पर भी मिले हों, आपको मेथड समझ में आए हों, जो मैंने पढ़ाया आपको वो समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।